Good morning, students. Welcome to you in your political science class. In the last class we completed the syllabus of half yearly exams. Before half yearly exam, the chapters which we completed that were from the first book, Constitution, when and how, and 6 chapters we completed and 1 chapter from political theory, second book. Today in this class we are going to start our revision work. Revision work of the chapter 1 we are starting from chapter 1. हम chapter 1 से ही शुरू कर रहे हैं. The name of this chapter is Constitution, Why and How. जो हमारी किताब में Constitution, Why and How है, उस चैप्टर के ब्रीफ जो आज हम डिस्कशन करेंगे. अर्लियर यू गॉट द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, बट टुडे आज हम मेन पॉइंट्स इसकी बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ अवर बुक, दिस बुक, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, और एक लास्ट से कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट वो भी ऐड होगा. द पार्ट भी लिविंग डॉक्यूमेंट वी डिड नॉट कंप्लीट, बट 2 चैप्टर जो हैं आपको इसमें आने हैं, और इस तरह आपको करना इसमें क्या क्या मेन पार्ट जो है वो क्या क्या है. फर्स्ट पार्ट है व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, थर्ड अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, and fifth composition of the Constituent Assembly, and sixth one provisions adopted from other country. तो सबसे पहले आपने why do we need a constitution. हम देखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू विच the rules and regulations which are written in the constitution, according to which the administration of the country is being governed. एक कंट्री का सुप्रीम लॉ जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, उस सुप्रीम लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि उसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव 4 पॉइंट्स. आपको 4 पॉइंट देने हैं, और ये 1 पार्ट व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फंक्शंस क्या हैं? दिस इज द पार्ट व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. पहला फंक्शन क्या है? दैट इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलोज फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन amongst the member of a society. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिनके लिए जितने भी मेंबर्स सोसाइटी के हैं उनके अंदर, ताकि पूरी सोसाइटी के मेंबर्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन हो सके. तो कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो बनाए जाते हैं और वो लिखे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि सारी सोसाइटी के लोग जो जितने भी हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो सके. अगर हम सेकेंड फंक्शन की बात करें, तो सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू दैट हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी. एक सोसाइटी में डिसीजन लेने की किसकी पावर है? हु कैन एग्जीक्यूट द लॉ, हु कैन मेक द लॉज, हु कैन डू जस्टिस. मतलब कि जितने भी लॉज हैं वो कौन बनाएगा, कौन उनको इम्प्लीमेंट करेगा और कौन उनके अकॉर्डिंग जस्टिस करेगा. इट डिसाइड कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. गवर्नमेंट जो है, जो कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, वो कैसे बनेगी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा जाता है. अगर हम थर्ड फंक्शन की बात करें, द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स on what a government can implement on, what a government can impose on the citizen. अब क्या limitations होंगी एक गवर्नमेंट की, और जो कि सिटीजन्स के ऊपर उनको इम्पोज किया जाएगा,
these limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट की पावर भी है, दैट विल ऑल्सो नॉट बी अनलिमिटेड। उन गवर्नमेंट की पावर जो होंगी, जैसे गवर्नमेंट बनेगी उनकी पावर के ऊपर भी एक चेक होगा, तो वो चेक भी कैसा होगा, वो लिमिटेशंस क्या होंगी, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा जाता है। इसलिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अनेबल द गवर्नमेंट to fulfill the aspiration of the society and create condition for a just society। देखिए चौथा फंक्शन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की, एक सोसाइटी की एस्पिरेशंस को, उनकी तमन्नाओं को, उनकी इच्छाओं को फुलफिल कर सके और एक जस्ट और सोसाइटी कैसे बन सकती है ये पता चल सके। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि ये डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनेगी, उसके पावर्स के ऊपर कैसे लिमिट्स होगी, वो कैसे लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगी। और ऑल दीज आर द रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर ऑल दीज पर्पसेस वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो हमारा जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, इन साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन साउथ अफ्रीका, वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका है वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं, वो कि दे विल, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कंजर्वेशन ऑफ नेचर को कंजर्व करना, मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट पर्सन्स और ग्रुप और सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, जिसके साथ हो उसको रोकना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और इसके साथ इंश्योर एडिक्वेट हाउसिंग टू ऑल हेल्थ केयर, टू ऑल, सबको जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करना, हाउसिंग जो है वो प्रोवाइड करना, एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करना। और इसके साथ साथ एक अगर हम और किसी और इंडोनेशियन कंट्री की बात करें तो इंडोनेशियन कंट्री में भी एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ पुअर लोगों को, पुअर चिल्ड्रन, दे विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट इन इंडोनेशिया। तो कुछ प्रोविज़न जो है वो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है और कुछ प्रोविज़न जो है वो इंडोनेशिया से रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न है। तो ये साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया, यहाँ पे ये पार्ट किया गया है। आपको यहाँ पे करना है कि दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या स्पेशल फीचर हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है। और आगे है अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी की बात करें तो तीन चीज़ें इसमें आती हैं। फर्स्ट इज मोड ऑफ प्रोमुलगेशन। मोड ऑफ प्रोमुलगेशन क्या है, प्रोमुलगेशन क्या है, वो व्हाट आर द फैक्टर दैट मेक द कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्टिव, कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्टिव बनाते हैं। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट ड्रॉ लेजिटिमेसी, अनॉर्मस लेजिटिमेसी फ्रॉम, अगर हम बात करें कि उन्हीं से, लोगों से ही, फ्रॉम द फैक्ट, ये जो लेजिटिमेसी कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करता है, ड्रॉन इट वाज लेजिटिमेसी इज ड्रॉन अप बाय द पीपल who enjoyed immense public credibility। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी दैट इज ऑल्सो ड्रॉन लेजिटिमेसी फ्रॉम द पीपल। और दिस इज द फर्स्ट पार्ट, अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकेंड वन, द मेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें कि जो मेन प्रोविज़न हैं, ऑल दिस आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ एनी ग्रुप feels that identity is being stifled, they will have no reason to abide by the constitution। तो the constitution by itself, अगर हम achieve perfect justice, the constitution by itself achieve perfect justice। और the more a constitution preserves the freedom
and equality of all its members, the more likely it to be succeed. जितना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों की फ्रीडम को, लोगों की सिक्योरिटी को, लोगों की इक्वालिटी को प्रिजर्व करेगा, उतना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सीड होगा। और इसी का एक और पैराग्राफ इसमें दिया हुआ है, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज बैलेंस। पावर्स आर divided between the three organs of the government. One is legislature, second is executive and third is judiciary. जिसके बारे में आपने अपने 3 चैप्टर पूरे से पढ़े हुए हैं कि 1 legislature is making law, executive is implementing the law and judiciary is doing justice। और उन सब के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है, और कैसे बना रहता है कि ईच ऑर्गन चेक द अदर, एक ऑर्गन दूसरे को चेक करता है, और इस तरह से जब एक दूसरे को वो चेक करते हैं तो इससे बैलेंस जो है, पावर का बैलेंस जो है, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होता रहता है। और हमारा जो अगला पार्ट है, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम कहें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि टाइम टू टाइम ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली ने बनाया दैट वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम इस पार्ट में कर रहे हैं, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया। दिस वाज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ये असेंबली लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं थी। दिस वाज इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंसेस। द स्टेट एट दैट टाइम वाज नॉन एज प्रोविंसेस। स्टेट को प्रोविंसेस बोला जाता था। और फर्स्ट जो मीटिंग थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट कंसिस्ट ऑफ 299 मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 मेंबर्स थे। और पहली मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, दैट वाज स्टार्टेड इन द 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को ये पहली मीटिंग हुई। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी ऑन 26 November 1949, but it was implemented on 26 January 1950। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके 299 मेंबर थे, जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की थी। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग जो थी वो चुनी गई। और ये जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो चुनी गई, दैट वाज बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिशन प्लान। इस कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था कि ईच प्रोविंस, जितने भी प्रोविंस हैं और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, दे वर अलॉटेड सीट प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग उनको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हर स्टेट को, हर प्रोविंस को, हर प्रिंसली स्टेट को सीट दी जाएगी। और जो प्रोविंसेस थे दैट वाज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। और दे हैव टू इलेक्ट 292 मेंबर। उनको 292 मेंबर जो थे वो चुने थे प्रोविंसेस को। इसके साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके लिए 93 सीट्स। This was from the provinces, this was from the princely states। 93 स्टेट्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट से चुने जाएंगे। और इसके साथ साथ 3 मेन कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख, जनरल, इनको भी अपनी हर प्रोविंस में इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ईच कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की होगी, दे विल इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव by the method of proportional representation with single transferable vote। ये proportional representation क्या होता है, हमने अपने 3rd चैप्टर में इसकी पूरी बात की है। अकॉर्डिंग टू proportion उनको जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। PR सिस्टम दैट इज फॉलोड इन आवर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इस तरह से असेंबली जो थी उसने 9 दिसंबर को काम शुरू किया। और इसके 299 मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बन गया था, लेकिन 2 महीनों के बाद इम्प्लीमेंट किया गया। इसका क्या रीज़न था, क्योंकि 26 नवंबर को जो था
लाहौर में जो सबसे पहले दिसंबर 9 की बात करें हम, दिसंबर 29 इसमें कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में। और इस लाहौर सेशन में कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि वो 26 जनवरी को क्या करेगी, एक पूर्ण स्वराज दिवस मनाएगी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 26 नवंबर को, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, 2 महीनों की वेट की गई इस दिन को याद करने के लिए, इस दिन को एक रेड लेटर बनाने के लिए। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे एवरी ईयर एज ए रिपब्लिक डे। और इस तरह से हमारा जो नेशनल मूवमेंट है उसको हमने कई जगह से, हमारे बहुत सारे जो हैं और कंट्री से हमने बहुत चीज़ें ली। और एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो पास हुआ, पहले ही हो चुका था पंडित नेहरू के अंडर। और इसके साथ साथ हमने कुछ प्रोविजंस बाकी कंट्री से ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 22 पेज देखें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमने क्या लिया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ और इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। US के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट का चार्टर लिया, जुडिशियल रिव्यू लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ली। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए। फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का प्रिंसिपल लिया। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरल सिस्टम जो है वो उसको अडॉप्ट किया। और आइडिया ऑफ रेजिडुअरी पार्ट, रेजिडुअरी पार्ट्स क्या होती हैं कि जो पार्ट्स किसी भी लिस्ट में ऐड नहीं है उनको रेजिडुअरी पार्ट्स का नाम देते हैं। तो इसके साथ ही हमने ये रिवीजन वाला चैप्टर 1 वंस अगेन वी कंप्लीटेड। तो ऑल ऑफ यू आर सपोज टू डू योर रिवीजन साइड बाय साइड and learn the chapter, complete the assignment, prepare for practice tests and prepare yourself for half yearly exam. Thank you very much.